बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 है और टॉपिक नंबर है हमारे पास 4 द लंग्स। लंग्स के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। इससे पहले हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के बारे में बात की, एयर पैसेज के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारे जो है पास है द लंग्स। लंग्स के बारे में हमने बात करनी है। लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो हमने गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन के पहले स्टेप के अंदर हमने पढ़ा था कि एयर पैसेज के अंदर हमने एल्वियोलाई के बारे में बात की थी। ठीक है, जो लंग्स की बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, एल्वियोलाई है। हम कहते हैं कि ऑल द एल्वियोलाई एट वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग। ए लंग के अंदर एक साइड के तमाम एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम थोरेसिक कैविटी की बात करें तो एक पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है इन ईच एवरी ह्यूमन। ठीक है, द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो चेस्ट की वॉल हैं, जो हमारे सीने की दीवारें हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं, 12 उनके अंदर क्या होते हैं, रिब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, चेस्ट के अंदर, चेस्ट की वॉल के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं और पेयर ऑफ रिब्स के साथ क्या होते हैं, रिब मसल्स मौजूद होते हैं। उनका नाम क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल। 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि रिब मसल्स को क्या कहा जाता है, उनको इंटरकॉस्टल मसल कहा जाता है। और चेस्ट कैविटी के अंदर कितनी पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं, तो वो 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है थिक स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स इज कॉल्ड डायाफ्राम। लंग्स के बिल्कुल नीचे एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको क्या कहा जाता है, डायाफ्राम कहा जाता है। ये भी लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लंग्स की, तो हमने कहा कि पेयर ऑफ लंग्स क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होता है। तो एक जो लेफ़्ट साइड वाला लंग है, उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ द लंग। ठीक है, लंग्स की जो राइट साइड है उसके अंदर मौजूद लंग जो है उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा बिगर होता है और इसका स्मॉलर होता है साइज़। ठीक है, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है, जो स्मॉलर इन साइज़ है, उसके अंदर कितनी लोब्स होते हैं, 2। और जो राइट साइड पे है, बिगर इन साइज़ है, उसके अंदर 3 लोब्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जो है ना, ये भी दोनों एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम लंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि लंग जो है ना एक स्पॉन्जी इलास्टिक आर्गन होता है। स्पॉन्जी की तरह का होता है और लचकदार होता है, इलास्टिक आर्गन होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि आल्सो हैव ब्रांचेस ऑफ वेसल्स। लंग्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ब्लड की वेसल्स भी मौजूद होती हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है, गैशियस एक्सचेंज करता है। यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जहाँ पे होती है, वो वहाँ पर ब्लड वेसल या कैपिलरीज मौजूद होती है। उसके बाद हम कहते हैं ईच लंग इज इनक्लोज्ड इनटू 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। हम कहते हैं लंग्स 2 किस्म की मेम्ब्रेन्स के साथ कवर्ड होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है उनको, जो लंग्स की क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, डैमेज से बचाती हैं ये मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ड्रा किया है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इनसाइड होती है लंग्स के, उसको क्या कहा जाता है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, ये प्रिवेंट करता है लंग्स को फ्रॉम द डैमेज। ठीक है, और हेल्पफुल होता है किसके अंदर, फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द गैशियस एक्सचेंज। प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड द लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स। ये हेल्पफुल होता है प्लूरल फ्लूइड कि लंग्स फ्रीली क्या कर सकें, एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लंग्स के अंदर किस तरह से होता है। ब्रीथिंग क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट है जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज होती है, उसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग तो सिंपली ये है। उसके बाद हम कहते हैं कि 2 फेजेस होते हैं ब्रीथिंग के दौरान। लंग्स को 2 फेजेस जो है ना फेस करने पड़ते हैं। पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। जैसे नाम से ज़ाहिर है, इंस्पायरेशन इंस्पायर करना, कुछ अंदर ले जाना, हवा को अंदर ले जाना इंस्पायरेशन कहलाता है। और एक्सपायरेशन
एक्स मीन बाहर निकालना, रिमूव करना, तो एक्सपायरेशन क्या होगा, हवा को बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाएगा। इन डिटेल हम अगर बात करें इंस्पायरेशन की, तो इंस्पायरेशन के दौरान रिब मसल कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेस्ड। रिब मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, और रिब क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। रिब क्या होती हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ उठती हैं, किस वजह से, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान रिब मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेम टाइम जो मैंने कहा पीछे कि मस्कुलर स्ट्रक्चर डोम शेप डायफ्राम मौजूद होता है लंग्स के नीचे, वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या हो जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है या लोअर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मूवमेंट्स, रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट करना, इन दोनों कॉन्ट्रैक्शंस के नतीजे में मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इन दोनों मूवमेंट्स के दौरान जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है, जो है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर लंग्स के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, रेज्ड हो जाता है। एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर आल्सो डिक्रीज इन देम। इसके नतीजे में क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं और एयर प्रेशर क्या हो जाता है, उनके अंदर डिक्रीज हो जाता है। एयर प्रेशर क्या हो जाता है, उनके अंदर डिक्रीज हो जाता है। एयर फ्रॉम द आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। दोनों साइडों से प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है। बाहर प्रेशर हवा का क्या होगा, आउटसाइड द लंग्स ज़्यादा होगा। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे, लंग्स के अंदर एरिया बढ़ेगा, तो वहाँ पे हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहर हवा का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ हवा खुद ब खुद क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंस्पायरेशन। अब हो गया हमारे पास एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक्सपायरेशन के अमल के दौरान जो इम्प्योर एयर थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आई थी, वो क्या हो जाएगी, अब एक्सपायरेशन के दौरान रिमूव होगी बॉडी से। वो किस तरह से होगी, क्या मैकेनिज़्म होगा, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंग द रिब्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इंस्पायरेशन में हमने क्या कहा, रिब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और जो चेस्ट होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। अब एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगी, वो रिब मसल रिलैक्स करेंगी और चेस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहा था हमने कि डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, द डायाफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट इट्स रेज्ड डोम शेप्ड। अब डायाफ्राम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, लोअर्ड हो गया था इंस्पायरेशन के अंदर। एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, डायाफ्राम दोबारा रिलैक्स करेगा और दोबारा वो अपनी डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा, गुंबद नुमा साख्त में वो दोबारा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, दिस रिड्यूस द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स। इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी और लंग्स के ऊपर जो है ना वो प्रेशर पड़ेगा। लंग्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। उसके बाद क्या होगी, हवा क्या होगी, लंग्स से खुद ब खुद बाहर निकल आएगी। क्यों, क्योंकि लंग्स के ऊपर से चेस्ट का भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से वो डोम शेप जो है डायफ्राम वो भी प्रेशर डाल रहा है, तो लंग्स क्या होंगे, दोबारा सिकुड़ेंगे और सिकुड़ने की वजह से क्या होगी, एयर जो है ना वो बाहर आएगी। अगर हम बात करें नॉर्मली, तो ह्यूमन ब्रीथ जो है ना एक मिनट के अंदर वो 16 से 20 दफ़ा एक इंसान क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान नॉर्मली कितनी दफ़ा सांस ले सकता है। एट लीस्ट द ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाई रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। फिर भी हम कहते हैं कि जो ब्रीथिंग का अमल है इंसान के अंदर, वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन के अंदर मौजूद एक पार्ट जिसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, इंसान के अंदर इसको कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग के अमल को। फिर भी हम कहते हैं कि द सेंसिटिव टू द कंट्रैक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सेंटर है ब्रेन के अंदर मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर, वो किस का सेंसिटिव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर मौजूद है ये बार बार लंग्स को क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ब्रीथिंग का अमल करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेकर आओ। ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना, ये बार बार लंग्स को क्या करता है? सिग्नल्स भेजता है। एक्सरसाइज के अंदर क्या कहते हैं हम, अगर हम इंसान एक्सरसाइज कर रहा हो तो रेस्पिरेशन जो रेट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और मोर CO2 प्रोडक्शन होती है। रेस्पिरेटरी जो एक्शन है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है एक्सरसाइज के दौरान। क्या होती है फिर? एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं तो उसके दौरान क्या CO2 की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। CO2 प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट, CO2 जब प्रोड्यूस होती है रिलीज इन द ब्लड, जो एक्सरसाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ होगी? ब्लड में जाएगी। फिर ब्लड से ग्रेटर द नॉर्मल CO2 कंसनट्रेशन इन द ब्लड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। मैंने क्या कहा अभी? मैंने आपको कहा कि अगर ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है ना वो बढ़ गई है तो हमारा जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो बार बार क्या करेगा? सिग्नल्स भेजेगा किसको? लंग्स को, कि क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रेस्पिरेशन का अमल करे, ब्रीथिंग का अमल करे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करे। रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज भेजेगा किसको? रिब मसल्स को और डायफ्राम को। ये क्या करेंगे? इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का रेट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, ये क्या करेगा? सिग्नल्स भेजेगा, सेंड मैसेज करेगा किसको? रिब मसल्स को कि वो क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें, और डायफ्राम को कि वो क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें। ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जब कॉन्टीन्यूसली ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ जो ब्रीथिंग है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्रीथिंग का प्रोसेस इंक्रीज होगा, यानी कि सांस एक दफ़ा अंदर लेके आ रहा होगा इंसान, फिर बाहर निकाल रहा होगा, फिर अंदर लेके आ रहा होगा, फिर बाहर निकाल रहा होगा, तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन अंदर भी आ रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा रही होगी बॉडी से। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो है ना, नॉर्मली इंसान के अंदर जब एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीथिंग रेट होता है या एक्सरसाइज के दौरान जो है वो 30 to 40 टाइम पर मिनट, 30 से 40 दफ़ा एक मिनट में इंसान क्या कर रहा होता है? ब्रीथिंग कर रहा होता है। फिर हम कहते हैं ब्रीथिंग के दौरान जो है ना कंपैरिजन हम करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है ना, इंसान के अंदर के इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान कौन सी गैस कितना बॉडी से क्या हो रही होती है? रिमूव हो रही होती है। तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ना इंस्पायर्ड जो होती है वो 21% है और एक्सपायर वो कितनी होती है? 16%। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछ लिया जाता है जो इंस्पायर्ड एयर जो है ना ब्रीथिंग के दौरान कितना % होती है और एक्सपायर्ड कितना होती है ऑक्सीजन, और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 होती है जब हम इंस्पायरेशन का अमल करते हैं, और जब एक्सपायरेशन का अमल करते हैं तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है? रिमूव हो रही होती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है ये कांस्टेंट होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है ना वो वेरिएबल होते हैं और इधर सैचुरेटेड होते हैं। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरिएबल होते हैं, ऑलमोस्ट नन ऑफ दीज होते हैं। और टेम्परेचर जो है ना वेरिएबल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर होता है। जब हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, जो हम बॉडी से हवा बाहर निकालते हैं, तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक लंग्स, इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।